प्यारे बच्चों, वर्क एनर्जी एंड पावर का दिन भी आ गया। इसे शुरू में कर दूं, एक छोटी सी बात मैं आपको कह देता हूं। आप हिल जाओगे इसको सुन के, और हिल जाना चाहिए भी। प्यारे बच्चों, जब एक चैप्टर चलता है और वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं, और ये भी कहता हूं कि जो भी समस्याएं आ रही हों ग्रुप में डालते रहो। तो ये ऐसा काल आता है बच्चों, अपना दो ग्रुप में आप अपना समझ जाना आप कौन से ग्रुप में हो। इस काल के दौरान बच्चे दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। अपने अपनी आत्माओं से पूछना, आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। नंबर एक ग्रुप इंतज़ार कर रहा है कि आज ही वीडियो नहीं आई, ये भी नहीं हुआ, अगला चैप्टर कब शुरू करेंगे, ये है वो है, 4 दिन हो गए। अगले चैप्टर की जो बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। एक तो ये ग्रुप है। दूसरा ग्रुप अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल से बचे हुए हैं। अभी कॉम्पिटिशन 5 वाले न्यूमेरिकल तो छेड़े ही नहीं है। कहने को तो फ्रिक्शन पूरा हो गया, लॉज ऑफ मोशन पूरा हो गया, काइनेमेटिक्स पूरा हो गया, और ये जो कॉम्पिटिशन 5 के क्वेश्चन बचे हुए हैं ये हम कब करेंगे यार। ये भी अभी तो करना चाहिए साथ साथ। हे भगवान, अभी और वीडियो ना आए एक दिन और। आज सारी रात हम सोनेंगे नहीं, आज तो इसको निपटाई देंगे। एक ये ग्रुप है। बस इसका रिजल्ट क्या है ये भी आप जानते हो। मैं तो पूरा सिलेबस को भी देखते हुए टाइम लिमिटेड ही दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स करने वाले बच्चे करें भी और सिलेबस भी सही समय पर ख़त्म हो। पर अगर आपको अगले चैप्टर की प्रतीक्षा है तो प्यारे बच्चों बुरा मत मानना, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही। और जो ये कह रहे हैं कि अभी ना आए और बहुत सारा काम बचा, लगातार कर भी रहे हैं बच्चों, वे ठीक चल रहे हैं और उनको ये बातें और ज़्यादा करनी चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाई देगा कि अगली वीडियो आने वाली और आ भी जाएगी और उनके क्वेश्चन बचे रहेंगे। पढ़ने वालों के क्वेश्चन बचे रहते हैं, जैसे मेरे आज तक बचे हुए हैं। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूँ। तो प्यारे बच्चों, मेरी इस बात को ढंग से सुन के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझें। कह नहीं सकता मैं उसको, बस मेरी भावनाएं आप तक पहुँचें और आप एक अच्छी पढ़ाई करें। बस मेरे जीवन का यही तात्पर्य है कि जो भी बच्चा मुझसे शिक्षा प्राप्त करे वो शिक्षा के साथ साथ विद्या को भी प्राप्त करे। आइए चैप्टर स्टार्ट करें। राइट द चैप्टर नेम वर्क एनर्जी एंड पावर एंड राइट फर्स्ट हेडिंग वर्क। हम जो नॉर्मल वर्क जिसको समझते हैं फिजिक्स में, वो नॉर्मल वर्क नहीं है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर सकें तो वर्क होता है, और वो डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की सीध में होना चाहिए, चाहे उसको भले एक छोटा सा कंपोनेंट ही हो। पर बिल्कुल भी एक कंपोनेंट तक भी फोर्स की सीध में नहीं है तो नो वर्क डन। एक कुली या मजदूर एक बड़ी पेटी, बक्सा, बॉक्स सिर पर रखकर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो वो तो कहेगा मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे पैसे दो। पर फिजिक्स कहेगी आप वर्क नहीं कर रहे हो, कि फोर्स लगा रहे हो ऊपर और चल रहे हो ऐसे, नो वर्क डन। हाँ, अगर ये थोड़ा सा ऐसा हो जाए या सीढ़ी आ जाए आगे, हाँ तो वर्क होगा, कि फोर्स वो ऊपर लगा रहा है और सीढ़ी चढ़ने में वो आगे जाने के साथ साथ ऊपर भी उठ रहा है, सो वर्क। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि शायद आपने पहले ही बच्चों ने पढ़ रखा होगा, पर अब सारी बातों निचोड़ शॉर्ट में लीजिए। वर्क फिजिक्स के अकॉर्डिंग तब माना जाएगा किसी फोर्स के द्वारा करा हुआ अगर
डिस्प्लेसमेंट फोर्स की सीध में, चाहे उसका एक कंपोनेंट ही हो, कुछ ना कुछ तो फोर्स की सीध में हो रहा हो। राइट द फर्स्ट हेडिंग वर्क, और इसके आगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? वर्क is said to be done by a force if a displacement is produced along force. Okay, बस इतना ही लिखा जाएगा वर्क में। और इसी हेडिंग में एक फोर्स F लगाया गया है और S डिस्प्लेसमेंट्स में हो गया हो फोर्स की सीध में, तो वर्क डन इज F इंटू एस। क्या लिखेंगे आप इसके लिए? डायग्राम बनाएंगे। इफ ए डिस्प्लेसमेंट S is produced along applied force F, then work done by force, सुन लेना दोबारा, is this, ये लिखेंगे पहले। उसके बाद दूसरा डायग्राम बनाएंगे। फोर्स अगर ऐसे लगाया, डिस्प्लेसमेंट सड़के अलोंग ही होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक सीध में ना हो, यानी कि बीच में कोई एंगल है थीटा। ठीक है, अगली लाइन से सेम हेडिंग चल रही होगा। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन इज, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर आप एस ले रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स कितना मान जाएगा? एफ का थीटा एंगल नापते हुए कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ये वर्क हुआ। या एफ ऐसे है और एस ऐसे था, थीटा एंगल ये एस, तो एस का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट कितना है? एस कॉस थीटा। एफ पूरा आएगा तो एस कॉस थीटा आएगा। कोई भी एक काम कर ले, बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक सीधे में होने चाहिए, वो वर्क होगा। एफ एस कॉस थीटा। और याद करो प्यारे बच्चों, एफ एस कॉस थीटा कौन सा प्रोडक्ट करके आ सकता है? यस, डॉट प्रोडक्ट। इन इसके बाद इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन W इज अब वेक्टर आ जाएगा और अब उसको डॉट बोलेंगे, F डॉट एस एफ डॉट डी। बल्कि हाँ, तो आपको एक काम कर लेना, चलो छेड़खानी मत करो। इन वेक्टर नोटेशन F डॉट डी, ये याद रहता है, F डॉट डी बार बार यूज करते हैं, F इंटू एस याद नहीं होता, तो इसके लिए डायग्राम बना देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो वेक्टर भी शो करना पड़ेगा ना, अलग तो बनाना नहीं पड़ता, तो डी के रूप में बना दीजिए। ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर एफ एंगल थीटा। इन वेक्टर नोटेशन ये लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट डायग्राम एफ डॉट डी, और डॉट में तो आप माहिर हो, ठीक है। अगर एफ और डी की वैल्यूज आई जे के में देता है तो बड़ा आसान, तो डॉट करना बड़ा आसान था। आई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट में, जे का जे में, के का के में, और जूल में आंसर आएगा। अगर ये न्यूटन या मीटर में रहा तो बाकी उसके अकॉर्डिंग हो। पास में आ गई। चलिए, यहाँ तक एक वर्क आपकी बात हो जाती है। तो स्टेटमेंट लिखा देता, अगर फोर्स की सीध में हो तो ये लिख देना देता है, इफ डिस्प्लेस जो मैंने बोला था। और उसके बाद अगर थीटा होंगे भी इसका एंगल तो ये, और इसको देखते हुए वेक्टर नोटेशन होना चाहिए ऐसा। यहाँ तक अपडेट करके ही अगली वीडियो देखना, आगे की वीडियो, नहीं तो पॉज कर देना और यहाँ तक अपडेट करना, और ये बात थोड़ा चिंतन भी करना कि हुआ क्या है, ठीक है। जब आपका दिल गवाही दे दे हाँ ओके क्लीन सुकून, तब आगे बढ़ना।
दूसरी बात, एफ इंटू एस करते हुए एक्स एफ की सीध में है कि नहीं तमाम बातें सोचनी पड़ती हैं, परंतु एफ डॉट डी तो आंख बंद करके कर दो वर्क। हाँ, एफ डॉट डी आंख बंद करके, क्योंकि अगर सीध में रहा हो तो एफ डी कॉस जीरो अपना आप आ जाएगा, और नहीं रहा तो अपना कॉस आ जाएगा। यानी अब डॉट करने के बाद तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की सीध में ही रहना तय है। जैसे एफ डॉट डी तो आप आंख बंद करके हमेशा हर केस में बोल सकते हैं। ये फायदा है वेक्टर नोटेशन का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग, नेचर ऑफ वर्क या टाइप्स ऑफ वर्क भी लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ वर्क या नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क डन या वर्क लिखो, ठीक है। पार्ट ए, जीरो वर्क, जीरो वर्क। शॉर्ट में जो आप सोचते हो वर्क इज एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, एफ डॉट डी हो करिए। अरे फोर्स नहीं लगाओगे तो वर्क होगा ही नहीं। तो सिचुएशन ये है नहीं, फोर्स लगा रहे हैं और वर्क कब नहीं होगा, तो दो केस हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, एक दीवार है, दीवार के ऊपर लगाए जा रहे हो फोर्स, पसीना पसीना हो गया, कपड़े निकाल के फेंक दिए और लगाए जा रहे हो। अब आदमी कहोगे भाई बहुत काम करा मैंने भैया, पसीना पसीना आ गया, लाओ भाई नींबू पानी लाओ ना। फिजिक्स कह रही है आपने वर्क नहीं किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया। दूसरा, थीटा 90 हो, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तभी वर्क डन नहीं है। 90 का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, नो वर्क डन। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन मैंने आपको भी छुड़वा रखा है, पूरा सर्कुलर रोटेशनल एक साथ होगा और वर्क पावर एनर्जी के तुरंत बाद होगा और उसका स्थान भी तय हो गया। आप ये तो जानते हो प्रैक्टिकली, कोई थ्योरेटिकल जरूरत नहीं है अभी इसमें। अगर किसी रस्सी से किसी पत्थर को बांधे घुमाए जा रहे हो तो रस्सी टाइट हो ही जाएगी। बिना रस्सी के टाइट हुए तो चक्कर काट ही नहीं सकता हो। तो फोर्स ऐसे लग रहा पर डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं आ रहा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे चल रहा है, यहाँ पहुंचेगा तो हमेशा टेंजेंट चल रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है 90 डिग्री एवरीवेयर। डिस्प्लेसमेंट चाहे भले छोटा हो और फोर्स जो टेंशन के रूप में रहेगा, फोर्स कहिए इसको फिलहाल, फोर्स जिसमें भी आएंगे 90 है, नो वर्क डन। और आप पत्थर को रस्सी से बांध यूं घुमा रहे हो तो जो रस्सी में टेंशन है वो कोई वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि अपने अलोंग पत्थर को ला ही नहीं पा रही है, टेंजेंशियल चल रहा, फोर्स के परपेंडिकुलर। ऐसे केस में वर्क डन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जीरो वर्क डन डाल दिया। लिखिए, देखिए वर्क इज सेड टू बी जीरो वर्क इफ आइदर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लिखिए, ठीक है। उसके बाद एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, if d is equal to 0 work is 0 and if theta is 90 वर्क इज 0। ये लिख दिए। उसमें से एक एग्जाम्पल लिख देना। प्यारे बच्चों,
ये जो फोर्स वगैरह था सेंटर की तरफ, जो रस्सी में टेंशन आता है, इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी कारण की इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। बाकी आप पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर के बाद। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 90, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। दूसरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा हो। वर्क डन बाय ए मैन बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन ए वॉल, स्टेशनरी वॉल इज जीरो। ओके, पार्ट बी, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क यानी कि वर्क है, अब ना तो थीटा 90 है ना S0, अब तो वर्क तो हो रहा है। पॉजिटिव कब होगा? देखिए, W इज इक्वल टू F डॉट डी या F डी कॉस थीटा, इसके ऊपर डिपेंड है सर। और ये फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव, सेकंड में आते नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया से वी हैव दिस, इफ थीटा 0 हो या उससे बड़ा हो परंतु 90 से छोटा, 90 इक्वल नहीं, 90 इक्वल होते 0 हो जाएगा, छोटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? देन cos थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो वर्क इज पॉजिटिव। अगर मैं यूं धक्का दे रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट इसी सीध में हो या ऊपर हो, जब इसका एक कंपोनेंट इसी सीध में पड़ेगा। जब तक डिस्प्लेसमेंट 90 से कम है तो इसका एक कंपोनेंट तो फोर्स की सीध में पड़ना तय है, पॉजिटिव। ठीक है, लिखिए स्टेटमेंट, ये नोट करने के बाद, वर्क डन बाय ए फोर्स is said to be positive if displacement or its component is along force. Okay, example, कोई बॉल ऊपर से छोड़ दो, नीचे गिर रही है। मैं कह रहा हूं वर्क डन बाय वेट या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट नीचे काम कर रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स भी वेट का ही नाम होता है, नीचे काम कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, फोर्स की सीधी। हाँ, अगर मैं कहता बॉल मैंने ऊपर फेंकी और भी ऊपर ही जा रही है वो, तो वर्क डन बाय वेट, तब नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव भी हाथों हाथ क्लियर होगी। ठीक है, अगर ऑपोजिट चल रहा हो या एक कंपोनेंट भी उसका ऑपोजिट पड़ रहा हो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बॉल के नीचे गिरते हुए वर्क डन बाय वेट डेफिनेटली पॉजिटिव। देखिए, ड्यूरिंग फ्री फॉल इन डाउनवर्ड मोशन ऑफ ए बॉडी, work done by its weight is zero, sorry, positive. Work done by weight of a body during free fall is positive. ऐसे दिए शॉर्ट में हैंड डालिए। पार्ट सी, नेगेटिव वर्क। पार्ट सी, नेगेटिव वर्क। दिस इफ थीटा 90 को क्रॉस कर जाएगा, इक्वलिटी मत लेना, इक्वलिटी 0 हो जाएगा वर्क, और 180 तक भी पहुंच गया तो साइन क्वाड्रेंट में आ गया, जहां की कॉस, देन कॉस थीटा इज नेगेटिव, तो वर्क भी नेगेटिव। नोट कर लें फ्रेंड्स।
और अब बता, तो मैं पॉजिटिव वर्क के साथ चुका हूँ नेगेटिव को भी, तो फटाफट लिख लो, टाइम वेस्ट ना करते हुए। वर्क डन बाय ए फोर्स इज सेड टू बी नेगेटिव इफ डिस्प्लेसमेंट और इट्स कंपोनेंट इज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ओके, और फटाफट एग्जाम्पल लिख दीजिए। When a ball is thrown in vertically upward direction, then during upward journey, work done by weight is negative. Okay? ये 3 टाइप के नेचर ऑफ वर्क हो गए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल सहित। ठीक है, यूनिट्स ऑफ वर्क देखिए, F इंटू डी वर्क, कॉस्ट आने से यूनिट फर्क नहीं पड़ता, यार लिख दो। तो अगर आपका ये है न्यूटन एम के सिस्टम में और यह है मीटर में, तो वर्क आएगा जूल। और अगर सीजीएस सिस्टम में ये डाइन में है, प्यारे बच्चों ये डाइन है, बहुत सारे बच्चे उसको डाइन बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं तो चलेगा, पर सच्ची में बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई तेज बच्चा मजाक में बोलता है डायन, और सीधा साधा सा बच्चा जो पढ़ना सीख ही रहा है बेचारा, वो डायन ही याद कर लेता है। ये डाइन है। और सीजीएस सिस्टम में फिर डिस्टेंस सेंटीमीटर में आएगी, तो फिर ये आएगा अर्थ। ठीक है, तो लिख देना यूनिट्स ऑफ वर्क इन एमकेसिस या इन एसआई सिस्टम जूल एंड इन सीजीएस सिस्टम अर्थ। ओके, और फिर ये लिख देना 1 जूल इज इक्वल टू, या जूल तो सीधा जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर एंड अर्थ इज इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर। अच्छा रहेगा लिखना, आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, या एक मिनट रुकिए, या चलो लिख दो, पहले लिख दो, फिर अच्छी तरह बात समझा दूंगा, वो लिख के समझ बाद ही अच्छा रहेगा। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, अरे फोर्स वेरिएबल हो गया, ओहो, तो क्या अब आपको जरूरत पड़ेगी टिंग लॉग की? नहीं। टिंग क्या अब आपको जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन की? नहीं। टिंग क्या आपको जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की? बिल्कुल सही। डोरा, पता नहीं आप लोग देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, बस मेरा कहना है मतलब यही है कि जब जब वेरिएबिलिटी आ जाती है कैलकुलेशन में, तो इंटीग्रेशन की याद तुरंत आ जानी चाहिए, पल के भी 1000वें हिस्से। फोर्स F वेरिएबल है, तो किसी इंस्टेंट पर जब फोर्स F रहा होगा और इसने dx डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया होगा, उस वक्त ds इतना छोटा है कि इस दौरान F चेंज नहीं हो सकता। वेरिएबिलिटी होते हुए भी इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट इंटरवल के लिए F कांस्टेंट ही माना जाएगा, चाहे जितना दम लगा दो। हाँ, अगर एक चीज में नहीं रहे तो मैंने इसका तरीका बताया था, अभी डॉट ले लो। डॉट में तो एक चीज में हो तब भी और ना हो तब भी, डॉट ना आंख बंद कर ले लो। ये उस छोटे से टाइम इंटरवल, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इंटरवल के लिए वर्क डन होगा। और ऐसे ऐसे तमाम वर्क को अगर आप प्लस कर दें, कहाँ से, जहाँ की वैल्यू कुछ रही होगी और जहाँ कुछ और रही होगी,
तो आप उस पोजीशन लेके उस पोजीशन तक का टोटल वर्क डन इस मेथड से निकाल सकते हैं। आप इसमें ये लिखोगे, इफ इंस्टेंटेनियस फोर्स इज एफ या फोर्स एट एन इंस्टेंट इज वेक्टर एफ एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस वेक्टर डी एक्स, देन सुन लेना, चाहे दोबारा सुन लेना, देन वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तब लिखना। इफ वेक्टर f इज फोर्स एनी इंस्टेंट, dx डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगा दो ना, f में भी dx में भी, डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन work done from x equal to a to x equal to b, w is equal to this। ओके प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और जी अब आपके नोट्स तो हो गए पूरे, बस एक ग्राफ बना देना जो मैं बनाने जा रहा हूँ, उस ग्राफ में ही आज का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, और ये ग्राफ शो कर रहा है कि फोर्स ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा, कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों, जो कांस्टेंट फोर्स सकता है तो सीधा एफ इंटू डी कर सकते हो, अगर डी एफ की सीधे में, और यहाँ से लेके यहाँ तक एस ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक कितना वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बी माइनस ए, और फोर्स कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बी माइनस ए। सीधा सीधा हो गया। W इक्वल टू, अगर फोर्स कांस्टेंट है फिर तो एफ इन डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, पर तो यहाँ पे ये चीज आ रही है ग्राफ में, F इंटू दिस एरिया, एरिया एरिया। प्यारे बच्चों, एक नोट भी लिखाऊंगा, एक नोट लिखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे सबटेंड होता है कर्व से शुरू होकर, उसका मैग्नीट्यूड एक्यूरेट वर्क डन के इक्वल होगा। ओके, एक तो प्यारे बच्चे ये डायग्राम बना के इसको लिख लो इसके नीचे, तुरंत लिख लो। उसके बाद ला 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 ला, यानी कि फोर्स अगर वेरिएबल हो, घट घट रहा हो, और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक वर्क निकालना है, तो ये एरिया चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, ये तो वेरिएबिलिटी आएगी। यस, डोरा के साथ साथ निंजा हथौड़ी को भी लिया, वो तलवार लेके आता है, वो निंग 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 निंग, ऐसे ऐसे बारीक बारीक टुकड़े कर देगा, जिसमें से एक टुकड़ा ये है। अगर आप इसका एरिया निकाल सके तो इंडिकेट करके ऐसे तमाम स्ट्रिप्स का एरिया निकाल सकते, वो एरिया ही वर्क डन होगा। कैसे, अगर ये इंस्टेंटेनियस फोर्स डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ये स्टैंड फोर्स F हुआ और ये dx हुआ, छोटा सा पार्ट, तो लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल तो हुआ, F इंटू dx एरिया हो गया इसका, और इंटीग्रेट कर दिया कहां से, x टू a से, यहां से शुरू करा, पहली स्ट्रिप का एरिया, दूसरी स्ट्रिप का एरिया, तीसरी स्ट्रिप का एरिया, सबको जोड़ दिया, टोटल एरिया निकल गया।
अब आप में से एक दो बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी, सर नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये स्ट्रिप ठीक है, पर हाउ इट इज रेक्टेंगल, ऊपर से टिंग टिंग नहीं है, ये भी ठीक है, नीचे भी ठीक है, और ऊपर से कहाँ, ऊपर नहीं 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 नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है। प्यारे बच्चों, आप इमेजिन करो एक गन्ना, शुगर कैन आपके सामने और एक बाल। लड़कों के बाल छोटे छोटे हैं, गर्ल्स होंगी तो अपनी चोटी का एक बाल अपने आगे ले आएंगी, और लड़के इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक बाल है और दूसरी तरफ एक गन्ना खड़ा हुआ है, शुगर कैन, और आपने चाकू से या कैंची से बाल को यूं टेढ़े में काटा, ये यूं कटक, और गन्ने को भी टेढ़े में चाकू से काटा यूं। प्यारे बच्चों, शुगर कैन में साफ साफ वो स्लैंट पार्ट नजर आ रहा है, पर बाल में नजर नहीं आएगा, और बाल तो बहुत मोटा है इसको देखते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जितना नहीं 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 छोटा होता चल जाएगा, उतना ऊपर चाह के भी आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, वो फ्लैट ही माना जाएगा। दैट्स ऑल। तो एक ये डायग्राम बना लें इसके मतलब वेरिएबल फोर्स के लिए। इससे पहले तो प्यारे बच्चों आपने फोर्स ये वाला बनाया था, यहाँ लिखा ना कांस्टेंट फोर्स, यहाँ लिखा ना वेरिएबल फोर्स। ये डायग्राम बना लो और आज का स्टेटमेंट लिख लें। इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इंडिकेट्स वर्क डन बाय फोर्स। ओके प्यारे बच्चों, अब आपके न्यूमेरिकल्स केवल वर्क वाले न्यूमेरिकल्स धड़ाक से कर लें। एफ डॉट डी के ऊपर डिपेंड है और वेरिएबल है तो एफ डॉट डी एक्स इंडिकेशन कर दो बस। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होगी, ये तो कराया था और कराने लायक है भी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल। स्टार्ट कर दें, ना हो रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत डाल दें कि सर ये 2-3 क्वेश्चन स्टार्ट किए तो हुआ नहीं, तो मैं पहला क्वेश्चन ही वीडियो बना के भेज दूंगा या सॉल्यूशन भेज दूंगा, बोल तो आप कर लेंगे क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ वर्क डन, स्टार्ट। अगर स्टार्ट कर दोगे तो अगली वीडियो जल्दी आती नजर आएगी आपको। स्टार्ट नहीं करने तो वेट करते रहो, आज भी नहीं आई वीडियो, आज भी नहीं आई, आज भी नहीं आई। ओके, मैं तो सही चल रहा हूँ, मैं तो एक एवरेज बच्चों को देखते हुए जितना टाइम देना चाहिए उतना ही दे रहा हूँ कि मेरा तो काम ही यही है। ओके प्यारे बच्चों, स्टार्ट।